हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये JRA एंड TRA का एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये 2013 वाला आपके सामने पेपर है जीके का, जिसके अंदर हमने हिंदी वाला सेक्शन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी वाला जो 25 क्वेश्चन थे ये हमने कर लिया। आज हम इसके इंग्लिश वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। और आपको क्या करना है, देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सोचना है कि ये JRA जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का पेपर था, तो सेम इसी तरह के पेपर पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी लेवल किस लेवल की तैयारी है, हर क्वेश्चन को ऐसे करिए कि आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि पहले भी 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी 150 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। परंतु पहले क्या था, 3 घंटे का टाइम था, अब काट के कितना रह गया है, 2.5 घंटे का। ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आ जाइए, चलिए इंग्लिश वाले पैटर्न पे चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने कर लिए थे 25 क्वेश्चन, ये तो हिंदी के थे। ठीक है, किस परिभाषिक शब्द का हिंदी पर्याय ठीक नहीं है ना। ये हिंदी वाला पेपर था, परंतु आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसने अभी भी इसका आंसर सही नहीं देंगे, तो जो और बहुत सारे सही भी देंगे। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा पर्याय ठीक नहीं है। जैसे विजिलेंस को क्या सतर्कता ही बोलते हैं, सरचार्ज क्या अधिभारी होता है, शेड्यूल अनुच्छेद होता है, या अपेंडिक्स परिशिष्टि होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स परिशिष्टि होता है, सरचार्ज अधिभार होता है, विजिलेंस सतर्कता होता है, अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज एक क्वेश्चन नंबर 26 से करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, ये इंग्लिश का वाला सेक्शन आपका चालू हो गया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वापस से काट के लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मैनी डिजीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड डैश विच क्राफ्ट द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल अप द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन पूछी गई है कि भैया ये कौन सी प्रिपोजिशन आएगी यहाँ पर। तो आपका देखो सेंटेंस यहाँ तक है सबसे पहला। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जब इसको पढ़ें तो ये समझने की कोशिश करें, उसी के हिसाब से आपको इनटू लगाना है। जैसे इनटू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, अपन ने किसी चीज़ को इसके अंदर घुसा रहे हैं, तो अपन बोलेंगे इनटू। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, टू मतलब कनेक्ट करने के लिए, फॉर के लिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चन करें कोई सा भी, ऐसा नहीं लपेटाबाजी कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों की चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मैनी डिजीजेज, है ना, बहुत सारी बीमारियाँ। पहले कैसे, फॉर्मली एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हम किससे जोड़ते थे, पहले बहुत सारी बीमारियों को विच क्राफ्ट से जोड़ते थे। विच क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बोलते थे ना, इस पे ऊपरी साया है ना, इस पे भूत प्रेत चढ़ गया। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भी मैजिक के द्वारा, है ना, जो पुराने ज़माने में जो तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जाता था, उससे बहुत सारी डिजीज़ को कनेक्ट करके देखा जाता था, है एट्रीब्यूटेड। तो अब क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इनटू, ऑफ, टू या फॉर। ठीक है, या आप तो बोलिए एट्रीब्यूटेड इनटू होगा, एट्रीब्यूटेड टू होगा, ऑफ होगा, फोर होगा। बार बार बोलिए, 3-4 बार बोलेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको नहीं आता और वैसे आ गया होगा तो आपने सही भी कर दिया होगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले 10 वीडियो को पॉज करें, 10 से 15 सेकंड का समय लें और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 इज़ राइट आंसर, एट्रीब्यूटेड टू विच क्राफ्ट, ऐसे। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 27 देखिए, द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है कि संतोष खूब बांसुरी बजाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, वुड बी, है ना, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, मतलब संतोष खूब बांसुरी बजाती है। आप एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाएं। जैसे संतोष प्लेज फ्लूट वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ पे खूब है और वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। जैसे वेरी वेल की ही हिंदी करेंगे तो क्या मतलब आएगा, बहुत अच्छा। जैसे ऐसे लिखिए, बहुत अच्छा। ठीक है, च हो जाएगा और ये छा हो जाएगा ऐसे, अच्छा। ठीक है, तो अब बहुत अच्छा, वेरी वेल, तो यहाँ पे कहीं बहुत अच्छा है तो ये ऑप्शन अपना गया। ठीक है, संतोष प्लेज हार्ड ऑन द फ्लूट। हार्ड का मतलब है बहुत तेज बजाना। ठीक है, तेज बजाने से संबंध है, क्या यहाँ पे तेज बजा रही है, खूब बजा रही है, खूब बजा रही है। ठीक है, संतोष प्लेज वेल ऑन द फ्लूट,
या फिर संतोष इज़ ए गुड फ्लूट प्लेयर। तो यहाँ पे कहीं संतोष की ऐसी बात कही गई कि संतोष बहुत अच्छा बांसुरी बजाती है। गुड का क्या मतलब होता है? अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा तो बांसुरी बजा रही थी, खूब बजा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बस ऐसे आंसर क्वेश्चन करते जाइए, आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन डज नॉट मैच करेक्टली। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांसलेशन सही से मैच नहीं किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन था, आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया गया था, तो इसको ओपन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। प्रश्न नंबर 29 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो इसमें बताना है कौन से सेंटेंस के अंदर आपको एरर दिखाई दे रहा है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है। अब एवरी बॉय, हर एक बॉय और हर एक गर्ल को किससे जोड़ा गया? एंड से जोड़ा गया है। इन आवर विलेज गो टू स्कूल, ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आपको क्या ढूंढना है? फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एरर, गलत सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। वॉट आई से, ठीक है, एंड डू आर नन ऑफ आवर कंसर्न, जो मैंने कहा, एंड डू आर नन ऑफ आवर कंसर्न्स। ब्रेड एंड बटर हैव गोन अप इन पीस, द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कौन से सेंटेंस में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कौन से सेंटेंस में है? देखो ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एरर इस वाले में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन आवर विलेज गो टू स्कूल, है ना, गोज टू स्कूल। यहाँ पे क्या होगा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल के साथ में क्या आ जाएगा? गोज, गो नहीं आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, बताइए। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। ऑफ ऑल मैन ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, नो फ्यूअर देन 50 minor were killed in the accident, he has the highest touch of any musician, which is the better of the two, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है? गलत सेंटेंस बताना है। 3 सेंटेंस सही है, 1 गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा गया है। हमेशा ये चीज़ देखें आपसे पूछा क्या गया है, अपनी मर्जी से नहीं कि कुछ भी सही गलत लगा के आ गए। पढ़ते ही आपको लग रहा है कि भैया ये तो सही है तो यही आंसर हो गया, गलत पूछा है, पर गलत देखिए, ठीक है। तो गलत ये भी सही है। न्यू फ्यूअर देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये दोनों सेंटेंस सही है। चलिए इन दोनों में से बताइए, 10 से 15 सेकंड का समय लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया इन दोनों में से कौन सा गलत है। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है विच क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है और सेंटेंस भी सही लग रहा है। विच इज़ द बेटर ऑफ द टू, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, ठीक है, बेटर कौन है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया इसमें। ही इज़ द लाइटेस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन, ठीक है। लाइटेस्ट नहीं होगा, किसी भी म्यूजिशियन से वो गंदा नहीं, वो अच्छे के लिए होगा, है ना। ही हैज़ द हाईएस्ट, लाइटेस्ट की जगह हाईएस्ट टच ऑफ एनी म्यूजिशियन। वैसे भी एनी क्या होता है? नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। आ जाओ 31, विच सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन एंड कंजक्टिव। तो जल्दी से बताएं, 31 को क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। तो कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है जिसके अंदर कंजक्शंस और कंजक्टिव वर्ड इनका इस्तेमाल, जो कंजक्टिव जोड़ने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है ना, जोड़ने वाले वर्ड्स, ठीक है, उनका गलत इस्तेमाल हुआ है। आई सी यू ऑफनर देन हिम, I shall not go without you, do. He fled lest he should be killed. He was annoyed that he was contradicted. ठीक है। तो आपको बताना है इनकरेक्ट यूज़ बताना है कंजक्शन और कंजक्टिव वर्ड्स का, ठीक है। तो देखिए आई सी यू ऑफनर देन हिम, तो ये सेंटेंस पढ़ने से भी सही लग रहा है, ठीक है। आई शैल नॉट गो विदाउट यू, मतलब देखो पढ़ने से इससे लग रहा है कि आई शैल नॉट गो टू विदाउट, मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। तो अपन कैसे बोलेंगे इसको? आई शैल नॉट गो विदाउट यू, है ना। और डू ये थोड़ी लगा देंगे अपन पीछे। तो यही क्वेश्चन आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ही फ्लेड लीस्ट ही शुड बी किल्ड एंड ही वॉज अनॉयड दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड, बिल्कुल ठीक है सारे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन नो एरर।
तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस में एरर नहीं है। ठीक है, तो देखिए वी फेल्ट द होल बिल्डिंग टू वाइब्रेट। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या महसूस कर रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर टू वाइब्रेट आएगा या इज़ वाइब्रेटिंग आएगा, बताइए। तो ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इज़ वाइब्रेटिंग आएगा। रेयरली ही हैज़ डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विथ मी। तो यहाँ पे क्या गलती है, रेयरली ही डिस्कस्ड आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, ही डिस्कस्ड द सब्जेक्ट विथ मी, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे, इनमें से बताइए जल्दी से कौन सा नो एरर है, किस में एरर नहीं है, तो कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग। ही इंसिस्टेड ऑन माई अकम्पनिंग हिम। तो वो क्या चाहता है कि उसे मेरा साथ अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि वो मुझे अपने साथ क्या है, ले जाना चाहता है। उसने मुझे जोर दिया अपने साथ ले जाने पर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर इसकी पूरी करेक्ट हिंदी करूँ तो ऐसे बोलेंगे, उसने मेरे साथ जाने पर जोर दिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब ये ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, यहाँ क्यों गलत है, क्योंकि देखो जहाँ कज़न आ जाता है ना, वहाँ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाया जाता, क्योंकि कज़न का नाम मतलब ही होता है कि ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, ही इज़ माई कज़िन मतलब या तो ब्रदर है या सिस्टर है। आप जैसे बोलेंगे एक लड़की खड़ी है, आप बोलोगे ये सी इज़ माई कज़िन, तो वो लड़की कज़िन मतलब सिस्टर हो गई। लड़का खड़ा है तो आप बोलोगे ही इज़ माई कज़िन। ठीक है, तो इस तरीके से शी इज़ माई कज़िन और ही इज़ माई कज़िन जोड़ेंगे तो उस हिसाब से वो आपका सही हो जाता है। आज ये प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटीन्यूएट, ठीक है, इज फ्लोन, डिस्प्यूट, डिले या वीकेंड। देखो एटीन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, अब यहाँ पे कमज़ोर से रिलेटेड देखिए, कमज़ोर से रिलेटेड कौन सा है, फ्लोन हो सकता है, डिस्प्यूट, डिले नहीं, वीकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वीकेंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 देखिए। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफंचरी, ठीक है, इज़, परफंचरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मन लगा के नहीं करना, है ना। किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरीके से मन नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि आपने मतलब ऐसे ही कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाफ हार्टेड होगा, थ्रोंग होगा, या प्रॉम्प्ट होगा, या स्टर्न होगा, बताओ। तो देखो हाफ हार्टेड का मतलब है किसी भी चीज़ को आधे दिल से करना, मन नहीं लगना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस मतलब पता होनी चाहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। बताइए प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, तत्पर। किसी भी चीज़ को आप बहुत तेज़ी से उत्साह से करते हैं, तत्परली लेके करते हैं। और स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्टर्न का मतलब होता है कठोर। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, कठोर। एक सेकेंड, सही नहीं लिखा गया तो मैं बताता हूँ, कठोर, कठोर। ठीक है, ये स्टर्न का मतलब होता है। और इस थ्रो का मतलब होता है अच्छी तरह। इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरह। अच्छी तरह मतलब किसी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करना, इसका ये मतलब है ना। आज ये प्रश्न नंबर 35। सम वर्ड्स एंड देयर एंटीनिम्स आर गिवन इन द सेम लाइन, विच ऑफ देम डज नॉट मैच करेक्टली। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो बताइए। देखिए विकेरियस मतलब एक्चुअल, ग्रेगरियस मतलब सॉलिटरी, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, या ऑब्सिक्यूअस रूड। तो आपको बताए क्या बताना है, करेक्ट मैच बताना है कि जो अपोजिट एंटीनिम का होता है, अपोजिट वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए विकेरियस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता चलना होना चाहिए। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे प्रतिनिधिक होता है ना, प्रतिनिधि कोई किसी चीज़ का वो क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब सेंटेंस में अगर बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं विकेरियस मतलब जो खुद की, अपनी खुद की उपलब्धियों से प्रभावित ना होकर दूसरे की उपलब्धियों से प्रभावित होता है, उसे क्या बोला जाता है, विकेरियस बोला जाता है। ठीक है, और ग्रेगरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला। ठीक है, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत में रहने वाला। रैशनलाइजेशन मतलब रैशनलाइज करना, चीज़ को जस्टिफाई करना, तो ये बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ऑब्सिक्यूअस मतलब, ऑब्सिक्यूअस बताइए चलिए। देखो चीज़ें क्या है, जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, और अदरवाइज़ तो क्या होगा, आप खुद ये लगेगा कि भैया ये क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं। आपने कभी पढ़ा है ये वर्ड तो आप इसको कर पाएंगे। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस। क्या मतलब होता है, चापलूस, चापलूसी करते हैं वो, तो चापलूस और रूड
चापलूस बहुत नर्म होगा, रूड मतलब कठोर होगा। तो इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 33 का अब कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सॉरी 35 प्रश्न नंबर 35 बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है तो रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसमें एंटीनिम पूछा गया है, एंटीनिम मतलब अपोजिट बताना है, जबकि रैशनलाइजेशन का मतलब ही जस्टिफाई होता है, तो ये अपोजिट नहीं सिनोनिम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एंटीनिम पूछा गया था, तो इसलिए क्या होगा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे वाले पे। और ये मैंने बहुत ज़्यादा होच पोच कर दिया तो मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये एंटीनिम पूछा गया था, हमने ये क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। आ जाए प्रश्न नंबर 36 करिए। आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन हियर विच वर्ड वुड बी मोस्ट लाइकली टू सी द फॉलोइंग। आई एम गेटिंग आउट हियर, द प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल आर गोइंग टू क्रश मी। तो इसका सिंपल सा मतलब है आई एम गेटिंग आउट हेयर द प्लेस इज़ सो स्मॉल। तो मुझे क्या यहाँ से बाहर निकलना है, ये प्लेस उसे बहुत छोटी लग रही है, तो मतलब उसको छोटी जगह से डर लगता है। आई थिंक द वॉल आर गोइंग टू क्रश मी। ठीक है, इसको क्या लग रहा है कि जो दीवारें हैं इसकी तरफ सिकुड़ रही हैं और ये दबा देंगी, पिचा देंगी, है ना। तो अब इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो वर्ड है, ये 4 वर्ड दे रखे, तो कौन सा ज़्यादा सही प्रोनाउंस किया गया है ना। एक्रोफोब, एक्रोफोब का मतलब होता है हाइट से डर। ठीक है, ऊंची हाइट होती है, हाइट से डरना। ये फोब का मतलब भी होता है, जैसे PHOBE जहाँ भी लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है डर। ठीक है, डरना, डर। ठीक है, डर लग रहा है इसको, फियर, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फियर। ही इज़ फियरिंग समथिंग, किस चीज़ से। एक्रो का मतलब होता है ACRO, एक्रो का मतलब हाइट से डरना। एग्रो, ये एगोराफोब, एगोरा का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ओपन एरिया, जो ओपन एरिया होता है ना, खुला मैदान जिसमें लोग होते हैं, तो उस चीज़ से डरना। ठीक है, हाइपो का बताइए हाइपो का मतलब होता है ऐसी बीमारी से डरना जिसका इलाज ना किया जा सके। जैसे मान लीजिए एक इंसान होता है, उसको लगता है कि उसको ये रेयर एक बीमारी है जिसको किसी उसमें नहीं ढूंढा जा सकता, किसी जैसे डायग्नोस कराएंगे। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स पता ना चलना, तो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित रहना कि भाई मेरे को ये बीमारी है, जबकि उसको वो बीमारी नहीं है, उसको लग रहा है ये बीमारी है। ठीक है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी जगह से डरने वाला कौन सा व्यक्ति हो गया, क्लस्ट्रोफोब। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटी जगह से डरना, जैसे लिफ्ट से डरना, लिफ्ट में नहीं जाएगा, बोले लगेगा उसको ये दीवार है, उसको क्या है, क्रश कर देंगी, तो क्लस्ट्रोफोब। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज ये प्रश्न नंबर 37 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन इनकरेक्ट वर्ड। तो इसमें बताना है कि सेंटेंस में इनकरेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन RPSC ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीटेड। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए करेक्ट प्रीफिक्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट, सही तरीके से सामने प्रीफिक्स नहीं लगाया गया है किसके। तो देखिए 4 वर्ड वो है सेंटेंस आपके सामने, मतलब ऑप्शन है। पहला है वैल्यूशन, ह्यूमन, लेजिटिमेट, ऑर्डेंड। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डेंड जो है ना, ORDAINED। ठीक है, अगर इसका मतलब आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए वैल्यूशन है, वैल्यूशन के आगे D लगा देते हैं तो डिवैल्यूशन बोलते हैं, मतलब घटाना, वैल्यूशन मतलब बढ़ाना। ठीक है, ह्यूमन मतलब इंसान, सुपर ह्यूमन मतलब अननेचुरल ह्यूमन इंसान। ठीक है, लेजिटिमेट, किसी चीज़ को अपन को जस्टिफाई लेजिटिमेट कर रहे हैं, मतलब हाँ वैलिड है ना। इलेजिटिमेट मतलब जो नॉन वैलिड है। ठीक है, तो ऑर्डेन का मतलब होता है ऑर्डेन, ORDAIN, इतना ही होता है, ED नहीं लगाना एक बार, है ना। तो ऑर्डेन का मतलब होता है जो प्रीस्ट, जो चर्चों में जो प्रीस्ट को अपॉइंट किया जाता है तो उसे ऑर्डेन बोला जाता है, कि भाई उसको एज ए प्रीस्ट के तौर पर उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसको ऑर्डेन कर दिया गया है। ठीक है, तो इन ऑर्डेन इसका एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए करेक्ट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, पीछे की तरफ लगाए जाते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। सफिक्स कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए अथॉरिटी, अथॉरिटेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे अथॉरिटी होता है, अथोरी और टेरियन, प्रीस्ट, प्रीस्टहुड, ब्यूटी, ब्यूटिशियस, स्टेच्यू, स्टेचुअसली। तो ये क्या प्रश्न जो 39 है ये भी इन्होंने डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 40 करते हैं। देखिए राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, ठीक है। अब देखो आपको दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। एक तो होता है सिंस, ठीक है, और एक होता है फॉर, ठीक है। तो जो ये सिंस होता है ना, ये ऐसे बताता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पर टाइम के किस पेज पे खड़े हैं, टाइम के इस जगह पर हैं, टाइम TIME, ठीक है। तो टाइम के इस फेज पर है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई सा भी, जैसे मान लीजिए ये है जुलाई, 1 Feb है ये, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि पास्ट में किसी तारीख से ये काम रेगुलरली चला आ रहा है, ठीक है। अपन ने क्या करा, एक काम है, वर्क है, इस तारीख से स्टार्ट किया था यहाँ से, और यहाँ से क्या है, रेगुलरली चला आ रहा है। तो हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का। हम फॉर कब इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं जैसे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए हम किस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया जनवरी और ये हो गया नवंबर, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या है, जनवरी से लेकर नवंबर तक की बात कर रहे हैं, तब अपन क्या कर रहे हैं, फॉर की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यानी पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें यहाँ सेंस में क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है और वहाँ से काम चला जा रहा है, और ये पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अब इसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, सेंस और फॉर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये आपको एक बार बताया है। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको खुद से पढ़ें जब तक मैं ये क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, ठीक है। तो सिंस जुलाई से राम क्या कर रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है रेगुलरली, ठीक है। तो अटेंडेड आएगा, अटेंडेंट, हैज़ बीन अटेंडिंग, हैज़ अटेंडेंट या अटेंड्स, ठीक है। तो सिंस के साथ में क्या जोड़ा जाता है, हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो बस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप अगर आपने पढ़े हों ढंग से तो आपको 1 सेकंड में आ जाएगा कि राम हैज़ बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई, ठीक है। अटेंडेंट नहीं होगा, हैज़ अटेंडेंट, हैज़ अटेंड्स नहीं होगा, ठीक है। हैज़ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है ना सिंस के साथ में, सिंस हैज़ हैव बीन, इस तरीके से, ठीक है। और आईएनजी का प्रयोग होता है क्योंकि कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होके ये चले जा रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे आईएनजी तो आएगा ही ना भाई। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई आपको, अगर आप समझ गए होंगे तो आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 41, ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही डैश हिज ओन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, आरपीएससी ने इसको भी डिलीट कर दिया गया था, डिलीटेड, ठीक है। आ जाओ प्रश्न 42 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें देखो कौन सा पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब वो कंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्टिव है, ठीक है। तो हमें ये देखना है किस में हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो लेट द ऑर्डर बी गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेट का मतलब होता है कि इसे निर्देश दिए जाए, ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, इसे ऑर्डर दिए जाने चाहिए, है ना, ऐसी बात कर रहा है। चाहिए के लिए तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे ऑर्डर दो ऐसे बोल रहा है, लेट द ऑर्डर बी गिवन मतलब इसे ऑर्डर दो। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है नहीं, ऑर्डर बात कर रहा है पर ऑर्डर थोड़ी दे दिया गया है कि भाई तू ये काम करो, वो कोई काम कर रहा है। एक्टिविटी, एक्टिव का मतलब होता है चीज़ हो रही है ना। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ बोला गया है। वैन इज़ द मेल डिलीवर, यहाँ पे पूछा गया है भैया पत्र कब डिलीवर होगा, ठीक है। तो वैन इज़ द मेल डिलीवर्ड, तो अब जो चीज़ होगी है तो उनमें थोड़ी बोल देंगे ये एक्टिव है। तो ये चीज़ क्या है, पैसिव को डिनोट करती है। मस्ट
दिस ट्री बी कट, इस ट्री को काटा जाना चाहिए। अब भाई चाहिए में कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, एक्टिविटी थोड़ी हो रही है। एक्टिविटी कहाँ हो रही है, ही इज़ गॉन, वो गया, ठीक है। वो यहाँ से गया, उठ के गया, तो वो एक्टिविटी दिखा रहा है कि भैया वो पहले यहाँ बैठा था, अब यहाँ से उठ चल के वहाँ चला गया है। तो यहाँ पे कुछ क्या हुई, एक्टिविटी हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो इस तरीके से करोगे तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे, अदरवाइज तो क्या होगा, एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 43 पे आ जाइए। वॉट हैपन वैन ए सेंटेंस कंटेंट 2 ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, इन द एक्टिव वॉइस इज चेंज इन टू पैसिव वॉइस, है ना, और उसको फिर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या, इनमें से क्या चीज़ हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज इन टू एक्टिव वॉइस, ऐसा अगर मान लीजिए किसी सब सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाएगा। तो क्या सही है या गलत है, बताइए। बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे पैसिव वॉइस में जब उसको कन्वर्ट करेंगे। या आइदर ऑब्जेक्ट में बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन वाइल द अदर ऑब्जेक्ट इज रिटेन, तो ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन जब करेंगे, और वाइल अदर ऑब्जेक्ट सेम बना रहेगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन सच केसेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज रिमूव्ड, अगर इस तरीके की कोई घटना होती है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को अपन लिखेंगे ही नहीं, उसको घटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो बताइए कौन सा ज़्यादा आपको सही लग रहा है 43 में, 43 में बताओ जल्दी से। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको वापस से क्लियर करता हूँ जब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को क्या कन्वर्ट कर देंगे, सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पैसिव कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा सब्जेक्ट का, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट सेम टू सेम बना रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो 3 करेक्ट हैं, 1 गलत है, ठीक है। ही सेड दैट ही लिव्स मेनी ईयर्स इन चाइना, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडन, द पुलिसमैन enquired of the man where was he going, he shouted to them to let him go। देखो जो इनडायरेक्ट नरेशन किया गया है वो इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखो ही सैड दैट, अब यहाँ पे देखो इस ही पे जोड़ दीजिए, ही सैड दैट ही लिव्स मैनी ईयर्स इन चाइना, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उसने उसके बारे में ऐसा कहा कि वो बहुत लंबे समय से चाइना में रह रहा है, बिल्कुल ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड, मतलब एक्सक्लेम मतलब दुख, सैड है, सैडली है, तो उसने जैसे एक्सक्लेम का मतलब होता है या तो खुश या दुख में बहुत ज़्यादा डीपली एग्जग्रेट करके दिखाना, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं द पुलिसमैन की, वो उस पुलिसमैन ने इंक्वायरी की किससे, द मैन से, वेयर वॉज ही गोइंग, तो वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। इन दोनों को चेंज कर दीजिए, सही हो जाएगा ये। तो ये नॉट करेक्ट यही है, ठीक है। ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, बिल्कुल ठीक है, इसने शाउट किया कि भैया उनको जाने दो, लेट हिम टू गो, तो इसने उसके बारे में बात करी, तो बिल्कुल इनडायरेक्ट नरेशन, ये भी ठीक है। अदर प्रश्न नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैचली करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इज नॉट करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, ठीक है। नॉट अ करेक्ट, गलत बताना है कौन सा गलत ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक से सामान्य सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। 46, ठीक है, आ जाइए। वॉट थ्रो वी हैपन टू बी लेट, इट डज नॉट मैटर थ्रू वी हैपन टू बी लेट, ठीक है। तो नॉट ए करेक्ट सेंटेंस पूछा गया है, और ये क्या है, वॉट थ्रो वी हैपन टू बी लेट और इट डज नॉट मैटर थ्रू वी हैपन टू बी लेट, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। आपको बताना है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलो ये तीनों ऑप्शन में पढ़ता हूँ। वाई वेस्ट टाइम इज रीडिंग ट्रैश, ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, where we sent into the world simply to make money, the reason why we were sent into the world was to make money,
when can their glory fade, their glory can never fade। ठीक है, तो अब क्या है, सिंपल वर्ड्स में है, तो आपको बताना है कि इसमें से नॉट ए करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, जो आपकी जो ग्लोरी है वो कब फेड हो जाएगी, तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये ग्लोरी जो है वो कभी फेड नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ठीक है ये वाला। इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा आपका नॉट करेक्ट है ये वाला। वेयर वी सेंट इन टू द वर्ल्ड सिंपली टू मेक मनी, तो द रीज़न वाई वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड वॉज टू मेक मनी। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 3। आ जाओ यहाँ पर प्रश्न नंबर 47 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। ओ दैट आई वर यंग अगेन, आई विश दैट आई वर यंग अगेन, बिल्कुल ठीक है। ऑल्स दैट यूथ शुड पास अवे, इट इज़ सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, ये भी ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ नाइट, नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो बचा कौन सा, फोर्थ, यही इसका आंसर डी हो जाएगा। टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर, इट इज़ स्ट्रेंज लीस्ट वी शुड मीट हेयर, है ना। तो टू थिंक की बात कर रहा है और स्ट्रेंज कहाँ से जोड़ दे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आज ये प्रश्न नंबर 48 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अ डेटरमिनर। ठीक है, it is a type of noun, it is a liking word, it is word which precede a head word in a noun phrase, or it is a word which flows a head word in a noun phrase। तो बताइए इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वर्ड डिटर्मिनर्स को मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा कर रहा है, तो देखो इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन, इट इज़ अ लाइकली वर्ड, तो ये चीज़ें क्या नहीं, इट इज़ अ वर्ड, डेटरमिनर क्या है, वर्ड है विच प्रीसीड्स अ हेड वर्ड इन ए नाउन फेज। ठीक है, जो क्या करता है, पीछे की तरफ प्रीसीड्स, मतलब प्रीसीड का मतलब क्या होता है, आगे या पीछे, बताओ। पहले देखो जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना, कि जैसे मान लो मैं पढ़ के चला गया, मैंने बोला प्रीसीड्स, अब प्रीसीड का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं हम, आगे या पीछे, बताओ जल्दी से बताओ। तो ये होता है पीछे की तरफ, प्रीसीड मतलब पीछे। अ हेड वर्ड, जो भी मेन वर्ड है उसके पीछे की तरफ लगाया जाता है। इन ए वर्ड एज ए नाउन फ्रेज की तरह इसमें इस्तेमाल लिया जाता है, तो ये इसका आंसर है। फॉलोड अ हेड मतलब आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। आज ये 49 करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर्टिकल हैव नॉट बीन यूज्ड करेक्टली। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, बताइए। प्रश्न नंबर 49। तो वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट कर दिया, चलो तो इसको रहने ही देते हैं। आ जाओ प्रश्न नंबर 50। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ थिंग क्या है, इम्पॉसिबल हैं, क्यों, डैश डेलीजेंस एंड स्किल, द प्रीपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक विल बी। अब बताइए कुछ चीज़ों की बात कर रहा है, तो एट, टू, विथ या बाय, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल डैश डेलीजेंस एंड स्किल। एट, देखो ये कोई चीज़ है, अपन ने इस चीज़ पे कोई चीज़ रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, एट। ठीक है, ओवर कब बोला जाता है, जैसे ये चीज़ है तो ओवर, यहाँ पर ऊंची, तो इस तरीके से ध्यान रखें। विथ मतलब इसके साथ, जैसे ये चीज़ है, मान लो ये मैंने बनाया ये बंदा। ठीक है, तो विथ इसके साथ ही क्या है, ये चेयर बैठी है, ये चेयर पे बैठा हुआ, विथ चेयर, विथ ए चेयर, ये बंदे के साथ क्या है, एक चेयर है मान लीजिए। ठीक है, या इसके साथ इसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है, अपन ने बोला विथ हिज गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख लीजिए। बाय, बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब बोलते हैं ना अपन मल्टीप्लाई करने के लिए, बाय, बाय अ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डेलीजेंस एंड स्किल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अपने राजस्थान के होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम राजस्थान के ये 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए आप क्या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे। आप एक ही दिन में सारे करा दूंगा ना, आप एज एन बर्डन ले लेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं। और सीखना बहुत ज़रूरी है।
बर्डन नहीं लेना है, आप सीखते हुए जाएंगे तो लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप क्या करें, ये 51 नंबर का जो क्वेश्चन है एज एन होमवर्क लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बताइए, इन विच मैटर राज्यसभा इज इक्वली पावरफुल विथ लोकसभा, कौन से मैटर में राज्यसभा को सेम पावर है लोकसभा के, मनी बिल में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के अंदर। तो देखिए, जो सोल पावर होती है मनी बिल के ऊपर वो किसके पास होती है, वो लोकसभा के पास होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इन तीन में से बताइए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास किया जाता है उसमें रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा और लोकसभा क्या दोनों मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करती हैं, ठीक है, या राज्यसभा में ही डायरेक्टली वो रिमूव कर दिया जाता है। जैसे ना, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूवल होता है उस तरीके के रिमूवल का प्रोसीजर होता है या नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों में कहीं भी पास किया जा सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, साधारण बिल है, तो उसको राज्यसभा लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। बताइए, तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।